मार्केट पिंडी सदर के इलाके में थी और सदर का इलाका वहां से 1-1.5 फरलांग के फासले पर था। दिन का वक्त था, बाजारों में खूब चहल पहल थी। मार्च अप्रैल का खुशगवार मौसम था। शेर खान फुटपाथ पर जहन में बहुत कुछ सोचता और अपनी धुन में चला जा रहा था। वो अपने नए मिशन के बारे में गौर व फिक्र कर रहा था। सदर के चौक में एक बहुत बड़ी जदीद तर्ज की मार्केट में बड़ी रौनक थी। ये एक मशहूर शॉपिंग सेंटर भी था। दुकानों में तरह तरह के बल्ब रोशन थे। औरतें और मर्द जरूरियात जिंदगी की अशिया खरीदने में मसरूफ थे। शेर खान एक जनरल स्टोर में दाखिल हो गया। ये बहुत वसी स्टोर और इसमें काफी लोग थे। इनमें खवातीन भी थीं और मर्द भी थे। शेर खान को मालूम था कि टूथपेस्ट कहाँ से मिलेगी। वो उस काउंटर पर आ गया और अपनी ब्रांड का टूथपेस्ट तलब किया। काउंटर पर मौजूद लड़के ने शीशे के शोकेस में से टूथपेस्ट निकालकर शेर खान को दिया। टूथपेस्ट लेकर शेर खान साथ वाले काउंटर पर आ गया, जहाँ अंग्रेजी और उर्दू की किताबें और रिसाले वगैरह फरोख्त होते थे। अंग्रेजी का एक रिसाला उठाकर उसकी वर्कगर्दानी करने लगा। वर्कगर्दानी करते हुए अचानक उसकी नजर कुछ फासले पर पड़ गई, जहाँ दवाइयों का काउंटर था। उसने एक बुर्का पोश औरत को काउंटर की तरफ जाते देखा, जिसके साथ शरई दाढ़ी वाला एक सफेद पोश आदमी भी था। औरत स्याह बुर्का ओढ़े हुए थी और नकाब की वजह से चेहरा ढका हुआ था। शेर खान को जिस चीज ने औरत की तरफ मुतवज्जे दिलाई वो उसकी चाल थी। उसे ये चाल कुछ जानी पहचानी लग रही थी। अचानक उसे याद आ गया कि हशमत बीबी नाम की धोखेबाज भारतीय जासूस औरत इसी तरह चला करती थी। औरत दवाइयों के काउंटर पर अपने आदमी के साथ खड़ी कुछ दवाइयाँ खरीद रही थी। शेर खान ने जल्दी से रिसाला वहीं रखा और पहला काम ये किया कि वहाँ ड्यूटी पर खड़े पुलिस के सिपाही की तरफ बढ़ा, ताकि उसे कहे कि ये मर्द औरत उसे मशकूक लगते हैं, इनको रोक लिया जाए। वो जानता था कि उसके साथ किसी पुलिस कांस्टेबल का होना जरूरी है और इस काम का इख्तियार सिर्फ पुलिस कांस्टेबल को ही है। पुलिस कांस्टेबल के करीब आकर अचानक शेर खान रुक गया। उसे ख्याल आया कि अगर फर्ज कर लिया ये औरत भारतीय जासूसा ही हुई और इसके साथ ही भारतीय दहशतगर्द ही हुआ, तो इससे ज्यादा उसे कुछ हासिल नहीं होगा कि पुलिस की मदद से वो इन दोनों को गिरफ्तार करवा कर हवालात में बंद करवा देगा और फिर इनसे इनके साथियों और खुफिया ठिकानों की पूछगिछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि ये दोनों कुछ बताएंगे या नहीं। इससे कहीं बेहतर है कि इन दोनों का छुप कर ताकुब किया जाए। जाहिर है जहाँ जाएंगे वो उनके खुफिया ठिकाना ही होगा। यूं इन दोनों के साथ उनका पिंडी में रूपोश पूरा गिरोह पकड़ा जाएगा। शेर खान वहीं से एक तरफ होकर सुतून की ओट में खड़ा हो गया और बुर्का पोश औरत और उसके मर्द की नक्लो हरकत का मुशाहिदा करने लगा। औरत ने दवाइयों का लिफाफा मर्द के हवाले किया। मर्द ने बिल अदा किया और दोनों दुकान से बाहर की तरफ चल पड़े। शेर खान उन्हें बाहर निकलते बड़े गौर से देख रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि ये वही भारतीय जासूसा ही है। बिल्कुल हशमत बीबी वाली चाल ढाल थी। इसी तरह कदम उठा रही थी। शेर खान ने उन दोनों का ताकुब शुरू कर दिया। शॉपिंग सेंटर के बाहर एक टैक्सी खड़ी थी। दोनों उसमें बैठ गए और टैक्सी सड़क पर आ गई। सबसे पहले तो शेर खान ने टैक्सी का नंबर देख लिया और उसे दिमाग में याद कर लिया। उसके बाद किसी खाली टैक्सी की तलाश में तेज तेज कदम उठाता बाहर सड़क पर आ गया। बाहर 3-4 टैक्सियां खड़ी थी। उसने एक टैक्सी का दरवाजा खोला, अंदर घुसा और ड्राइवर से कहा फौरन चलो और उस टैक्सी का पीछा करो। साथ ही शेर खान ने जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर ड्राइवर को पकड़ा दिया। जानता था कि इस किस्म का ताकुब करने से ड्राइवर अक्सर कतराते हैं। 100 रुपए लेकर ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। भारतीय जासूसा की टैक्सी उस वक्त सीधी सड़क पर काफी आगे निकल चुकी थी। ये बड़ी अच्छी बात हुई थी कि सड़क सीधी थी। दूसरी सूरत में टैक्सी बाजारों की भूल भुलैयों में गुम हो सकती थी। ड्राइवर ने स्पीड तेज कर दी और थोड़ी देर बाद ही वो आगे जाने वाली टैक्सी के करीब आ गया। शेर खान ने कहा गाड़ी मुनासिब फासले पर रखो, उन्हें शक नहीं होना चाहिए कि उनका पीछा किया जा रहा है। ड्राइवर ने पूछा सर ये कोई जेल से भागे हुए कैदी हैं? शेर खान ने कहा भाई कुछ ऐसी ही बात है, तुम बड़ी अक्लमंदी से इनका पीछा कर रहे हो। उनकी टैक्सी उस सड़क पर चल रही थी जो सीधी कोहे मरी को जाती थी। जब राम दुलारी की टैक्सी पिंडी शहर की आबादी से निकलकर ऊंचे नीचे पहाड़ी इलाके में दाखिल हुई तो शेर खान ने ड्राइवर से कहा अपनी और अगली गाड़ी के दरमियान फासला और ज्यादा कर दो। ड्राइवर ने ऐसा ही किया। शेर खान को मालूम था कि ये एक ही सड़क है जो नीम पहाड़ी इलाके में से गुजर रही है। भारतीय जासूसा की गाड़ी किसी दूसरी सड़क की जानिब नहीं मुड़ेगी। वो सिर्फ इतना चाहता था कि टैक्सी दूर से नजर आती रहे। करीब होने से भारतीय जासूसा और उसके साथी को शक पड़ सकता था कि उनका ताकुब किया जा रहा है और वो अपने खुफिया ठिकाने पर जाने की बजाय किसी और तरफ निकल सकते थे। सामने वाले आईने में से अगर राम दुलारी के साथी ने दूर अपने पीछे आने वाली टैक्सी को देख भी लिया होगा तो वो यही समझ सकता था कि कोई फैमिली कोहे मरी की सैर को जा रही है। 1-2 गाड़ियां सामने से आकर और 2 गाड़ियां पीछे से आकर निकल गईं। मरी रोड पर ट्रैफिक सारा दिन जारी रहती थी। दोनों गाड़ियां एक दूसरे के आगे पीछे मरी रोड पर चलती जा रही थी। अब पहाड़ी घाटियां शुरू हो गई थी। दोनों टैक्सियां बयाबान इलाके से गुजर रही थी।
बार बार पहाड़ी मोड़ आ रहे थे। मोड़ मुड़ते हुए भारतीय जासूसा की टैक्सी शेरखान की नजरों से ओझल हो जाती। उनकी गाड़ी मोड़ काटती तो वो टैक्सी दोबारा नजर आना शुरू हो जाती। शेरखान ने देखा कि अगली टैक्सी की रफ्तार हल्की हो गई है। उसने अपनी टैक्सी के ड्राइवर से कहा, स्पीड कम कर दो। भारतीय जासूसा की टैक्सी सड़क के किनारे एक तरफ होकर खड़ी हो गई। बुर्कापोश भारतीय जासूसा अपने आदमी के साथ टैक्सी से बाहर निकली। मर्द ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और टैक्सी आगे रवाना हो गई। बुर्कापोश औरत और मर्द सड़क से नीचे उतर गए और शेरखान की निगाहों से ओझल हो गए। उसने ड्राइवर से कहा, जल्दी से गाड़ी आगे ले जाकर खड़ी कर दो, वहां जहां टैक्सी खड़ी हुई थी। शेरखान ने जेब से मजीद 50 रुपए निकाल कर ड्राइवर को दिए और कहा, अब तुम जा सकते हो। ड्राइवर ने वहीं से टैक्सी वापस मोड़ी। शेरखान ने देखा कि वहां सड़क के किनारे एक ऊंचे टीले पर छोटा सा कब्रिस्तान था। उसके पहलू से एक पगडंडी नीचे ढलान में उतरती थी। शेरखान पगडंडी पर आगे नीचे उतरने लगा। 10-15 कदम चलने के बाद मोड़ मुड़ा तो उसे कुछ फासले पर वही बुर्कापोश भारतीय जासूसा अपने आदमी के साथ जाती नजर आई। उसने नकाब उठा रखा था और आदमी से बातें कर रही थी और आदमी के आगे आगे चल रही थी। वहाँ जंगली झाड़ियाँ बहुत उगी हुई थी, ऊंची ऊंची झाड़ियाँ भी थी। इन ऊंची झाड़ियों की वजह से किसी वक्त दोनों शेरखान की नजरों से ओझल हो जाते। झाड़ियाँ हटती तो वो फिर नजर आते। शेरखान ने उन दोनों के दरमियान फासला कम कर दिया था। वो झाड़ियों की आड़ लेकर ताक़ुब कर रहा था। एक जगह पहुंचकर बुर्कापोश औरत ने रुक कर पीछे अपने आदमी की तरफ देखकर कुछ कहा। शेरखान वहीं झाड़ी के पीछे बैठ गया और बड़े गौर से उस औरत को देखा। उसने नकाब उलट रखा था और दिन की रोशनी में फासले पर से भी उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। शेरखान का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने भारतीय जासूसा को पहचान लिया था। ये वही औरत थी जो हशमत बीबी बनकर उन सबको बेवकूफ बना गई थी। ये भारतीय जासूसा और भारतीय दहशतगर्दों के गिरोह की औरत थी और इसके साथ जो आदमी था वो भी दहशतगर्द ही हो सकता था। अब शेरखान ये देखना चाहता था कि इनका खुफिया ठिकाना कहाँ है। जाहिर है कि वो अपने खुफिया ठिकाने की तरफ ही जा रहे थे। ये जान लेने के बाद कि ये औरत वही भारतीय जासूसा है जिसकी उन्हें तलाश थी, शेरखान ने दरमियान में फासला ज्यादा डाल दिया। अब वो उन्हें सिर्फ अपनी नजरों में रखना चाहता था। उस वक्त शेरखान इस पोजीशन में नहीं था कि अगर उसे उनके खुफिया ठिकाने का इल्म हो जाता है तो वो छापा मारकर दहशतगर्दों के गिरोह को गिरफ्तार कर ले, या अगर गिरफ्तार नहीं कर सकता तो उन्हें वहीं खत्म कर दे। उसके पास पिस्तौल तो क्या, फल काटने वाली छुरी भी नहीं थी। उसको तो सिर्फ दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने की निशानदही करनी थी। औरत और मर्द एक खाई में उतर गए। शेरखान भी थोड़ा वक्फा डालकर उनके पीछे खाई में उतर गया। वो बड़ी एहतियात से चल रहा था। उसे दो बातों का ख्याल रखना पड़ा था। एक तो ये कि उसके चलने से पत्थरों पर आवाज पैदा न हो और दूसरे वो उन्हें नजर न आ जाए। उस वक्त एक तरह से शेरखान दुश्मन के इलाके में दाखिल हो चुका था। वो निहत्था था। इस औरत के पास नहीं तो उसके साथ जो दहशतगर्द था उसने जरूर कोई न कोई असलहा लिबास के अंदर छुपा लिया होगा। ये लोग बगैर असलहे के अपनी कमीनगाहों से नहीं निकला करते। दूसरे इन लोगों की खुफिया कमीनगाह यानी ठिकाना वहीं कहीं करीब ही लगता था और इस खुफिया ठिकाने में दूसरे दहशतगर्द भी जरूर मौजूद होंगे और इनके पास असलहा भारी मिकदार और तादाद में मौजूद होगा। शेरखान का पता चल जाने की सूरत में न सिर्फ ये उसकी जान को खतरा था बल्कि उसका शिकार भी हाथ से निकल जाना था। लेकिन उसे हर हालत में अपनी जान की बाजी लगाकर भी इन भारतीय दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने का सुराग लगाना था, जो कि उसकी इत्तला के मुताबिक इन भारतीय दहशतगर्दों का हेडक्वार्टर भी था। शेरखान ने दोनों दहशतगर्दों को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया था। खाई कई जगहों से घूम गई थी। शेरखान कहीं रुककर कहीं झाड़ियों की ओट में छुपकर उनका ताक़ुब जारी रखे हुए था। एक जगह पहुंचकर खाई के आगे दीवार आ गई जिस पर बेशुमार झाड़ झनकार और घास उगा हुआ था और जंगली बेलें भी लटक रही थी। सारी दीवार इन जंगली बेलों ने ढांप रखी थी। शेरखान एक जगह छुपा इन दोनों को देख रहा था। मर्द दहशतगर्द ने एक जगह से जंगली बेलों को हटाया और दोनों उसके अंदर चले गए। जंगली बेलें फिर अपनी जगह पर आ गईं। शेरखान झाड़ी की ओट में छुपकर बैठा दीवार को देख रहा था। जब उसे बैठे 5-7 मिनट गुजर गए और कोई बाहर न निकला तो वो समझ गया कि दहशतगर्दों का खुफिया ठिकाना यही है। वो चुपके से उठा और दबे पांव खाई के पत्थरों और रोड़ों पर वापस चल पड़ा। खाई के बाहर आकर वो सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। अगर उस वक्त उसके साथ कमांडो फोर्स होती तो वो दहशतगर्दों के पूरे गैंग को पकड़ लेता, लेकिन वो अकेला था और निहत्था। कुछ देर सोचने के बाद वो घाटी की चढ़ाई चढ़ने लगा। वो जल्दी जल्दी चढ़ाई चढ़ रहा था। उस वक्त उसे मोबाइल फोन की शदीद कमी महसूस हुई। पता नहीं किस वजह से उन्हें शहर के इर्द गिर्द कम से कम 20 किलोमीटर के रकबे में मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, शायद इस ख्याल से कि उनके सिग्नल दुश्मन न सुन ले। वो कब्रिस्तान के पास सड़क पर आकर खड़ा हो गया। उसके सामने से 2 लारियां ऊपर कोहे मरी की तरफ गुजर गईं। कोहे मरी से यहाँ तक लारी, बस या टैक्सी या कोई प्राइवेट कार नहीं आई थी, लेकिन उसे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। दूर से उसे एक कार आती दिखाई दी। शेरखान ने सड़क के दरमियान खड़े होकर कार को हाथ दिया।
कार सड़क के एक तरफ होकर रुक गई। एक नौजवान लड़का कार ड्राइव कर रहा था। उसने बड़ी खुश इखलाकी का मुजाहरा करते हुए पूछा, अंकल आपको इस्लामाबाद जाना है तो बैठ जाएं। शेर खान जल्दी से आगे बैठ गया और कार चल पड़ी। शेर खान ने कहा, बरखुरदार एक इमरजेंसी पैदा हो गई है, अगर तुम मुझे कम से कम वक्त में पिंडी पहुंचा दो तो मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूंगा। नौजवान ने कहा, नो प्रॉब्लम अंकल, मैं तो इस किस्म के एडवेंचर की तलाश में रहता हूँ। और उसने कार की स्पीड तेज कर दी। सड़क पहले ही ढलवान थी। कार की रफ्तार मजीद तेज हो गई। शेर खान को एक ही डर था कि लड़का नौजवान और मुहिम जू मालूम होता है, कहीं किसी जगह गाड़ी न मार दे। मगर बहुत जल्द उसे मालूम हो गया कि वो बड़ा अच्छा ड्राइवर भी था। 20-25 मिनट के बाद उसने शेर खान को सदर में तंजीम के हेड ऑफिस के बाहर पहुंचा दिया। शेर खान ने नौजवान का शुक्रिया अदा किया और तेज तेज चलता सीधा चीफ के कमरे में आ गया। चीफ उस वक्त अकेला ही था। उसने शेर खान को देखकर कहा, तुम्हारा सांस क्यों फूल रहा है, क्या कहीं जॉगिंग करके आ रहे हो? शेर खान ने कहा, सर कमांडो पार्टी को तैयारी का हुक्म दें, मैंने भारतीय दहशतगर्दों के हाइड आउट का पता लगा लिया है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। चीफ ने उसी वक्त 10 मुजाहिद कमांडोज की एक फोर्स शेर खान के साथ रवाना कर दी। ये कमांडोज 2 बंद जीपों में सवार थे। अगली जीप में शेर खान ड्राइवर के साथ बैठा था। वो जितनी जल्दी निकल सकते थे शहर की ट्रैफिक में से निकलकर मरी रोड पर आ गए और उन्होंने गाड़ियों की स्पीड बढ़ा दी। शेर खान को यही एक फिक्र थी कि कहीं इस दौरान दहशतगर्द किसी वजह से अपने खुफिया ठिकाने से निकल न गए हों। तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने के बावजूद उन्हें पुराने कब्रिस्तान तक पहुंचने में 35-40 मिनट लग गए। शेर खान ने दोनों गाड़ियों को कब्रिस्तान की दीवार की ओट में खड़ा कर दिया और जवानों को लेकर घाटी के ढलान में उतरने लगा। ये तरबियत याफ्ता सरफरोश मुजाहिद थे। शेर खान ने उन्हें सिर्फ इतना समझा दिया था कि दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने की पोजीशन क्या है। वो बिखर कर घाटी की ढलान उतर रहे थे। तमाम मुजाहिद मुसल्लह थे। हर एक के पास 10 गन के अलावा 6 हैंड ग्रेनेड थे। वो जंगली झाड़ियों की आड़ लेकर आगे बढ़ रहे थे। जब शेर खान उन्हें लेकर खाई में उतरा तो उसने इशारे से बताया कि यही वो खाई है जिसके आखिर में दीवार के अंदर दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने को रास्ता जाता है। तमाम जवान अलर्ट हो गए। अपनी अपनी स्टेन गनों पर उनकी गिरफ्त मजबूत हो गई। 5 कमांडो खाई की एक दीवार के साथ लगे झुककर आगे बढ़ रहे थे। 5 कमांडो दूसरी दीवार के साथ लगकर आगे बढ़ रहे थे। शेर खान के हाथ में ब्रेन गन थी और वो खाई के दरमियान ऊंची घास और झाड़ियों को एक तरफ हटाता बढ़ रहा था। खाई के 3-4 मोड़ घूमने के बाद सामने वो दीवार आ गई जिस पर जंगली बेलें लटक रही थीं और जिसके अंदर दहशतगर्द भारतीय जासूसा और उसका साथी दाखिल हुए थे। जवान आहिस्ता आहिस्ता दीवार के करीब आ गए तो शेर खान ने उन्हें इशारा किया। 10 के 10 कमांडो जवानों ने झाड़ियों में घात लगाकर पोजीशनें संभाल ली। शेर खान को यकीन था कि अगर इस दीवार के अंदर टीले के नीचे दहशतगर्दों का हाइड आउट है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं। इसके बावजूद वो दहशतगर्दों को कोई मौका नहीं देना चाहता था। ये वो मकाम था जहां दुश्मन पर अचानक हमला कर दिया जाता है और दुश्मन को संभलने का मौका नहीं दिया जाता। शेर खान ने हैंड ग्रेनेड हाथ में लेकर उसकी पिन निकाली और उसके स्प्रिंग को अंगूठे से दबाकर दीवार के करीब आ गया। उसने जंगली बेल को एक तरफ हटाया तो उसके सामने एक कुदरती गार का धाना नमूदार हुआ जिसको आधे से ज्यादा दरख्तों की शाखों से ढांपा गया था। अंदर से सिगरेट के धुएं की बू आ रही थी और किसी आदमी के बातें करने की आवाज भी आ रही थी। शेर खान ने दस्ती बम अंदर फेंका और फौरन जमीन पर औंधा लेट गया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और गार के धाने के आगे जो दरख्तों की शाखें थीं वो उसके ऊपर से उड़कर दूर जा गिरी। गार के अंदर से एकदम फायरिंग शुरू हो गई। इधर से कमांडो जवान भी जमीन पर रेंगते हुए गार के धाने की तरफ बढ़ रहे थे और उन्होंने भी गार के धाने पर फायर खोल दिया। शेर खान जल्दी से उठकर दीवार की ओट में हो गया। उसने इशारा किया और मुजाहिदों ने ऊपर तले दस्ती बम गार के अंदर फेंके। एक भयानक धमाके के साथ गार के धाने का ऊपर का एक हिस्सा उड़ गया। शेर खान ने अपने जवानों को फायरिंग रोकने का इशारा किया और ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग हमारे घेरे में आ चुके हो, हमारी पूरी फोर्स बाहर मौजूद है, तुम ज्यादा देर तक हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि हथियार डाल दो और अपने दोनों हाथ सरों के पीछे रख कर एक एक करके बाहर आ जाओ। हम वादा करते हैं कि तुम पर फायर नहीं करेंगे। गार के अंदर से दहशतगर्दों ने भी फायरिंग बंद कर दी। वहाँ एक सन्नाटा छा गया। शेर खान ने एक बार फिर बुलंद आवाज में कहा, मैं 5 तक गिनती गिनूंगा, अगर तुम लोग फिर भी बाहर न आए तो तुम्हारे गार को बारूद से उड़ा दिया जाएगा। 1, 2, 3। शेर खान 5-5 सेकंड का वक्फा डालकर गिनती बोल रहा था। जब वो 4 तक पहुंचा अंदर से एक आदमी निकला जिसने अपने दोनों हाथ सर के पीछे किए हुए थे। जवानों ने लपक कर उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पीछे करके रस्सी से बांध दिए। उसके बाद गार के धाने में से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा दहशतगर्द आ गया। इन सब ने अपने अपने हाथ सरों के पीछे रखे हुए थे। इनमें वो दाढ़ी वाला दहशतगर्द भी था
जो कि शेर खान ने पिंडी सदर के शॉपिंग सेंटर में बुर्का पोश भारतीय जासूसा के साथ देखा था और जिनका पीछा करता वो उनके खुफिया ठिकाने पर आ गया था। इन सबको अपने जवानों ने काबू कर लिया। जब उसके बाद कोई दहशतगर्द बाहर न आया तो शेर खान ने दाढ़ी वाले भारतीय दहशतगर्द से पूछा, अंदर और कौन है? दहशतगर्द रामू बोला, अंदर और कोई नहीं, हम 4 ही अंदर थे। शेर खान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम्हारे साथ जो औरत थी वो कहाँ है? दहशतगर्द रामू ने शेर खान को गहरी निगाह से देखा। वो समझ गया कि जब राम दुलारी के साथ शहर से वापस आ रहा था तो ये शख्स उसका ताक़ुब कर रहा था। उसने दिल में अपने भगवान का शुक्र अदा किया कि छापा पड़ने से 10 मिनट पहले राम दुलारी वहां से निकलकर भारतीय सिफारत खाने की तरफ जा चुकी थी। राम दुलारी एक दहशतगर्द औरत होते हुए भी आखिर एक औरत थी। इन दहशतगर्दों को इस तरफ से हमेशा खतरा लगा रहता था कि अगर ये पकड़ी गई तो पूछगिछ के दौरान ज्यादा तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और सारे राज उगल देगी। चुनाचे दहशतगर्द हमेशा उसे अपनी हिफाजत में रखते थे। शेर खान ने दूसरी बार गरजदार आवाज में पूछा, वो औरत कहाँ है? मैंने उसे खुद तुम्हारे साथ गार में दाखिल होते देखा था। दहशतगर्द रामू ने मुस्कुराकर कहा, वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। शेर खान ने अपने जवानों से कहा, इन काफिरों को ले चलो और 4 जवान मेरे साथ आओ, तुम लोग ऊपर हमारा इंतजार करो। 6 मुसल्लह मुजाहिद रस्सियों में जकड़े हुए भारतीय दहशतगर्दों को लेकर वापस चले गए और शेर खान 4 जवानों को लेकर गार में दाखिल हो गया। गार के अंदर एक कुदरती कुशादा कमरा सा बना हुआ था। वहाँ जितना असलहा, हथियार और मैगजीन थे वो उन्होंने उठा लिया और गार से निकलकर ऊपर अपनी गाड़ियों की तरफ चल पड़े। शेर खान को अफसोस हो रहा था कि भारतीय दहशतगर्द जासूसा उसके हाथ से एक बार फिर निकल गई है। राम दुलारी दहशतगर्दों के खुफिया अड्डे पर रामू के साथ आने के कुछ देर बाद क्यों निकल गई थी? इसकी एक ही वजह थी कि अभी इसकी किस्मत में कमांडोज के हाथों गिरफ्तार होना नहीं लिखा था। जाने क्यों दहशतगर्द रामू को ख्याल आ गया कि राम दुलारी का इस वक्त खुफिया कमीनगाह में रहना ठीक नहीं। उसने उसे कहा कि वो वापस भारतीय सिफारत खाने चली जाए। राम दुलारी वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन रामू ने उसे मजबूर करके वापस भेज दिया और वो बुर्का ओढ़कर खुफिया अड्डे से निकल गई। उस वक्त बाहर मैदान साफ था, उसका पीछा करने वाला कोई नहीं था। वो टैक्सी लेकर भारतीय सिफारत खाने आ गई। प्रेस अटैची उसे देखकर बोला, तुम क्यों आ गई हो? राम दुलारी ने कहा, मुझे रामू ने वापस भेज दिया है। प्रेस अटैची ने कहा, ठीक है, तुम ऊपर वाले कमरे में जाओ और सिफारत खाने की इमारत से बाहर मत निकलना। उसके 1-1.5 घंटे के बाद भारतीय सिफारत खाने को इत्तला मिल गई कि पुलिस छापा मारकर अपने साथियों को पकड़ कर ले गई है। जब राम दुलारी को इस खबर का पता चला तो वो हैरत ज़दा सी हो गई। अगर रामू से ऐन वक्त पर वहां से चले जाने को न कहता तो वो भी इस वक्त पिंडी के किसी पुलिस स्टेशन के हवालात में बंद होती। इन दहशतगर्दों का पकड़े जाना भारतीय हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सदमा था। नई दिल्ली ने इसी वक्त अपने सिफारत खाने को पैगाम भेज दिया कि कुछ देर के लिए तकरीबी कार्रवाइयां बंद कर दी जाएं और राम दुलारी को वापस नई दिल्ली भेज दिया जाए। उसी रात राम दुलारी को सिफारत खाने की एक गाड़ी में पेशावर रवाना कर दिया गया। वीजा लगा भारतीय पासपोर्ट उसके पास था। पेशावर से उसे PIA के तैयारे के जरिए कराची पहुंचाया गया, जहां से अरब अमारात की परवाज में राम दुलारी दुबई चली गई। दुबई से उसने ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट पकड़ी और नई दिल्ली पहुंच गई।